హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి మునిమనుమడు అయినటువంటి అశోక్ రాజరత్న అంబేద్కర్ గారు ఉన్నారు. ఆయనను మన ఛానల్ ద్వారా ఆయన సిద్ధాంతాలు ఏంటి, ఆయన ఆలోచన విధానం ఏంటి, అలా ఇప్పుడు ఆయన ఎలా వర్క్ చేయబోతున్నాడు, ఫ్యూచర్లో ఆయన స్ట్రాటజీ ఏంటి, ఒక్కసారి ఆయనను పరిచయం చేస్తూ మీకోసం. हाय सर, वेलकम टू आवर चैनल. थैंक यू सर. माई सेल्फ मधु. सर, आपके बारे में मैं बहुत कुछ सुना था. आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उसको बचाने के लिए आप बहुत काम कर रहे हैं जी. तो मैं बहुत सुना था. मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ बीजेपी के बारे में. जी सर, 2014 में बीजेपी अपने मुल्क में कैसा इलेक्ट हुआ? ओके, अंदर की जय भीम लोग. देखिए, बीजेपी जब सत्ता में आई 2014 में, कांग्रेस 2 टर्म पूरा कर चुकी थी. हम लोगों को थोड़ा याद आता होगा 2G स्कैम, ए राजा और इन लोगों को अरेस्ट. कांग्रेस करप्शन इतना कर चुकी थी कि देश के लोग परेशान थे. देश के लोग कांग्रेस से नाराज थे. कांग्रेस से नाराज हमने देखा अन्ना हजारे, इन्होंने देश भर में एक माहौल तैयार किया. करप्शन को रोकने के लिए लोकपाल बिल लाया जाए, इसके लिए आंदोलन किया. सभी लोग मैं भी अन्ना करके सर के ऊपर टोपी लगाकर दिल्ली जंतर मंतर जा रहे थे. तब तक बीजेपी नेशनल लेवल पर कोई उनके पास पावर कंट्रोल नहीं था. भारत की जनता कांग्रेस से नाराज थी सर, लेकिन वो बीजेपी से प्यार करती थी या बीजेपी को चाहती थी. दिस वॉज नॉट द सिचुएशन. उनको बीजेपी को ये सत्ता देनी नहीं थी. तो अन्ना हजारे ये खुद जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे, प्रशांत भूषण, इन्होंने कबूल किया है कि उनका भी मिसयूज हुआ. जो लोग मैं भी अन्ना और वो लोकपाल बिल का आंदोलन कर रहे थे, प्रशांत भूषण और लक्ष्मण यादव, जब आम आदमी पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था, तब इन्होंने ये कबूल किया कि ये सारा आरएसएस प्रायोजित था. और आरएसएस को ये पता था कि बीजेपी को सत्ता नहीं मिल सकती, और इसलिए वो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, इनको सपोर्ट करके कांग्रेस को खत्म करना चाहती थी. बीजेपी और आरएसएस का एक प्राइम एजेंडा है जो सावरकर, हेगड़ेवार, इनकी आइडियोलॉजी पे चलती है. इनका एक सपना है कि कांग्रेस को खत्म किया जाए, और कांग्रेस को खत्म करने के लिए इन्होंने, आरएसएस ने केजरीवाल को खड़ा किया, अन्ना हजारे को खड़ा किया. और जब इलेक्शंस की बारी आई तब उन्होंने ओबीसी, ये कार्ड उन्होंने देश के सामने रखा, चूज किया ओबीसी कार्ड. प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ये लाल कृष्ण आडवाणी उस समय 2014 में बीजेपी और आरएसएस के ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट लाल कृष्ण आडवाणी थे. लाल कृष्ण आडवाणी उस समय नेशनल लीडर थे जी, और नरेंद्र मोदी उस समय एक स्टेट लीडर थे. He was only a chief minister on one state. नरेंद्र मोदी की लीडरशिप कोई नेशनल लीडरशिप नहीं थी. कोई साउथ स्टेट्स, कोई नॉर्थ स्टेट्स, महाराष्ट्र में भी उनकी लीडरशिप नहीं थी. वो सिर्फ एक स्टेट के सीएम थे, और वो भी कंट्रोवर्शियल सीएम थे जी. उनके कार्यकाल में हमने गोधरा हत्याकांड देखा. He was the most hated chief minister of over all the state. सारे स्टेट्स के सबसे घटिया चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साबित हो चुके थे. नरेंद्र मोदी को पूरे देश भर में कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन बीजेपी ने इस तरह से, आरएसएस ने इस तरह से ब्रांडिंग की नरेंद्र मोदी की कि नरेंद्र मोदी एक ओबीसी के व्यक्ति है. हालांकि नरेंद्र मोदी इज नॉट एन ओबीसी. वो खुद मन की बात के एक एपिसोड में कहते हैं कि मैं बनिया हूं. बनिया बनिया वैश्य. बनिया मीन्स यहाँ पे कोमटी.
कोमाटी। वो मन की बात में कहता है कि मैं एक बनिया हूं। जब ये एक बनिया है तो ओबीसी कहकर, अपने आप को कहकर ये 2014 में वोट क्यों ले रहे थे? और जब ये ओबीसी का पत्ता खेला गया, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज, मेरे ख्याल से 52 to 60% आज ओबीसी है, तो ओबीसी को लगा कि हमारा एक व्यक्ति देश में प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, तो शायद ये हमारे हक की बात करेगा, हमारे अधिकारों की बात करेगा। आपको याद होगा प्रियंका गांधी ने एक स्टेटमेंट कर दी थी। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के जैसे निचली स्तर की राजनीति नहीं करेंगे। नहीं करते बीजेपी आरएसएस जैसे निचले स्तर की। हाँ जी, मेरे तो नरेंद्र मोदी ने इसको जाति में कन्वर्ट कर दिया। नरेंद्र मोदी कहते कि प्रियंका गांधी कहते कि मैं निचले जाति का हूं। प्रियंका गांधी कह रही है कि निचले स्तर की राजनीति नहीं करते। नरेंद्र मोदी उस स्टेटमेंट को घुमा के कहते हैं कि मैं निचले जाति का हूं, इसलिए प्रियंका गांधी मुझे निचले जाति का कहती है। तो ये स्टेटमेंट से उन्होंने देश के सामने अपने आप को विक्टिम साबित किया कि आई एम द विक्टिम ऑफ कास्टिज्म, आई एम द विक्टिम ऑफ दिस वर्ण व्यवस्था। जिस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ ये वोट मांग रहे थे, ये उसी वर्ण व्यवस्था को इस देश में एस्टैब्लिश कर रहे थे। He does not belong to शूद्रास, he does not belong to OBCs। वो कोई ओबीसी नहीं है, वो कोई ओबीसी जाति से नहीं आते, लेकिन उन्होंने अपनी ब्रांडिंग वैसे की। आपको याद होगा इन्होंने उनकी जो स्लोगन्स थे, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई की मार, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। चाहे वो गैस हो, पेट्रोल के लिए देखो, आरएसएस वाज फाइटिंग ऑन मेनी फ्रंट्स। रामदेव बाबा बीजेपी आरएसएस के लिए वोट्स ले रहा था, अन्ना हजारे बीजेपी आरएसएस के लिए वोट्स मांग रहा था, केजरीवाल बीजेपी के लिए काम कर रहा था। सभी एंगल से आरएसएस की जितनी भी विंग्स है, ये बीजेपी के लिए काम कर रही थी जी। आप लोगों ने सुना होगा रजत शर्मा, इंडिया टीवी, यस, ये आरएसएस का ऑफिशियल चैनल है। आरएसएस ने बीजेपी को सत्ता दिलवाने से पहले अंबानी अडानी को खरीद लिया था, और ये फैक्ट है कि अंबानी ने इलेक्शन से पहले कई सारे चैनल्स पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, और उनके सीईओस उन्होंने चैनल पे बिठाए थे। सारा मीडिया, जितने भी चैनल थे, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी का ही प्रचार कर रहे थे, मोदी का ही गुणगान गा रहे थे। टीवी ऑन करो, पेपर खोलो, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। यानी देश में अगर कोई बदलाव ला सकता है तो मोदी। ये उन्होंने ब्रांडिंग की, इट वॉज अ ब्रांडिंग। और उन्होंने ब्रांडिंग की, उन्होंने जो बताया कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, ये बोला। आज जीडीपी -23 पर है। जो वादे नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएस ने देश के लोगों से किए थे, एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट उन्होंने काम किए। आरएसएस ने, बीजेपी ने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, 35 रुपए लीटर वो पेट्रोल देंगे, डीजल देंगे। आज पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार हो गया है, गैस 1200-1500 रुपए तक जा रहा है सिलेंडर। तो जो ब्रांडिंग, जो एडवर्टीजमेंट इन्होंने चलाई थी, एग्जैक्ट उसके डबल ट्रिपल ऑपोजिट इन्होंने काम किया। बीजेपी ने कहा कि हम 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर जनरेट करेंगे, 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देंगे, 2 करोड़ बच्चों को जॉब देंगे। उसी बीजेपी के कार्यकाल में ग्रेजुएट्स पकोड़े तल रहे थे जी। नरेंद्र मोदी ग्रेजुएट्स को कह रहे थे कि पकोड़ा तलना, भजिया तलना भी एक जॉब होता है, अगर जॉब नहीं मिल रही है तो पकोड़े तलो। लिटरली आवर ग्रेजुएट्स वो रास्तों के ऊपर पकोड़े तलने पर मजबूर हो गए। आज हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं है। अभी मैं आज सुबह एक न्यूज पढ़ रहा था, जितने भी एफिशिएंट इंडियंस हैं, जितने भी इंडियंस जो अच्छी कमाई करते हैं, बिजनेस करते हैं,
वो देश छोड़ने के कगार पर है। दे आर लिविंग दिस कंट्री। तो इस देश में जितने भी रिसोर्सफुल लोग हैं वो देश छोड़कर जा रहे हैं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में इनवाइट किया गया है, इंडिया में आओ और अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज यहां पर लेकर आओ। सभी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ने इंडिया में आने से मना कर दिया है। They don't want to come in India। ये इंडिया का चेहरा नरेंद्र मोदी ने बनाया है। जो नरेंद्र मोदी कहता था कि हम इस देश को सुपर पावर बनाएंगे, सुपर पावर, हम इंडिया को सुपर पावर बनाएंगे, इंडिया का पासपोर्ट सभी पासपोर्ट्स में सबसे शक्तिशाली होगा। जो नरेंद्र मोदी ये स्टेटमेंट्स ऑफिशियली जिन्होंने दिए हैं, वो देश छोड़कर लोग भाग रहे हैं। बाहर के लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहां पर स्कूल कॉलेजेस खोलना नहीं चाहती, बाहर के एंटरप्रेन्योर्स यहां पर अपने सेटअप्स नहीं डालना चाहते। सर, कल मैं एक न्यूज़ देखा था बीजेपी का, वो बोल रहा है हर एक साल में 1.25 करोड़ जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो, जॉब्स ये पब्लिक सेक्टर में होती है और गवर्नमेंट अगर दावा कर रही है कि हम 1.25 करोड़ की जॉब भर्ती कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर का आंकड़ा ऑब्वियसली गवर्नमेंट को पता नहीं होता कि कौन से प्राइवेट सेक्टर में कितनी भर्ती हो रही है। तो ये 1.25 करोड़ ऑफ जॉब्स वो एवरी ईयर देने का दावा कर रहे हैं, ये पूरी तरह से झूठ है और गलत है। झूठ और गलत मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारे पब्लिक सेक्टर्स ये 2 साल में बेचने का अनाउंसमेंट निर्मला सीतारमण इन्होंने किया है और इसमें इन्होंने ऑलरेडी एयर इंडिया को बेच दिया है। एयर इंडिया ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। उससे पहले और कई सारी बैंक्स थी, सिंडिकेट बैंक थी, सिंडिकेट बैंक इन्होंने बेच दी, बंद हो गई है। कितनी सारी बैंक्स बंद हो गई है, कितने सारे पब्लिक सेक्टर्स बंद हो गए, उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया। अगर 1.25 करोड़ जॉब ये एवरी ईयर देने का दावा कर रहे हैं, तो वो कौन से सेक्टर है जहां पर वैकेंसीज भरी जा रही है? बताओ, कोई वैकेंसीज भरी नहीं जा रही। और ये लोग जो दावा कर रहे हैं, उल्टा हम ये कहेंगे कि कुछ लोग, आरएसएस या बीजेपी ने लोगों की ऐसी मानसिकता बना रखी है कि गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के अगेंस्ट में इन्होंने लोगों की भावना बनाई है कि पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें एससी और एसटी को जॉब मिलता है, ओबीसी को जॉब मिलता है, एनटी को जॉब मिलता है, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी है। तो ये रिजर्वेशन को खत्म नहीं करते, ये पब्लिक सेक्टर को खत्म कर रहे हैं ताकि रिजर्वेशन को बिना हाथ लगाए इसको खत्म किया जाए। अब इसमें पब्लिक सेक्टर को खत्म करने में सबसे बड़ा नुकसान सवर्णों का हुआ जी। सवर्णों को, ब्राह्मणों को लगा कि हम इनकी जॉब खत्म करेंगे, रिजर्वेशन खत्म करेंगे तो हमारा कुछ भला हो जाएगा। लेकिन शेड्यूल कास्ट का नुकसान करने के लिए उन खुद का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रशिया और यूक्रेन का अब जब वॉर डिक्लेयर हुआ, वॉर शुरू हुआ, जब उन्होंने बमबारी शुरू कर दी रशिया ने, तो हमारे बच्चे वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए, मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वहां पर हायर स्टडीज के लिए इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंस गए जी। और वो वहां से गुहार लगा रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें इंडिया में आना है। जो बच्चे पब्लिक सेक्टर की एयर इंडिया में बैठकर यूक्रेन गए थे, तब 15,000 रुपए का किराया, 15,000 रुपए का फेयर एयर इंडिया का था जी। अब वही बच्चे रिटर्न आने के लिए मांग कर रहे थे कि हमें इंडिया आना है। अब इंडिया आने के लिए इंडिया के पास एयर इंडिया नहीं है, क्योंकि एयर इंडिया उन्होंने बेच दी। एयर इंडिया बेचने के बाद अब इंडिया के पास कोई उनका गवर्नमेंट प्लेन नहीं है, कोई गवर्नमेंट एयर सेक्टर नहीं है, तो बच्चों को लाएंगे कहां से? वही एयर इंडिया जो अब टाटा ने खरीद ली, उसी एयर इंडिया के विमान में बैठकर, एयरप्लेन में बैठकर हमारे बच्चे जब भारत आए, तब उन्होंने कहा कि जाते समय 15,000 रुपए, जब गवर्नमेंट का प्लेन था तब 15,000 रुपए, और जब ये टाटा ने खरीदा तो 2 से 3 लाख रुपए का फेयर भरकर हमारे बच्चों को लाया गया। ये
जिनकी जॉब जाने के लिए SC ST OBC NT इनके रिजर्वेशन खत्म होने के लिए हम पब्लिक सेक्टर को बेचने की दुहाई दे रहे थे, उन्हीं ब्राह्मणों के बच्चों को पब्लिक सेक्टर न होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर में यह भुगतना पड़ा। आपको लगता है कि आप SC का घर जलाओगे, ST का घर जलाओगे, NT का घर जलाओगे और आपके हाथ और आपके घर सुरक्षित रहेंगे, ऐसा नहीं है। जब आप किसी का घर जलाओगे तो आपका हाथ भी जलने वाला है। ये ब्राह्मणों को समझ लेना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्गीकरण इस देश में कर रखा है, ये किसी के भी भलाई का नहीं है जी। तो अभी फ्यूचर में बीजेपी का प्लान क्या है? अभी जो AP में, तेलंगाना में, किधर भी अभी जो प्लेस नहीं है, उनका स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, बीजेपी इज वर्किंग ऑन बंच ऑफ थॉट्स जी। हेगड़ेवार, गोलवलकर, इनकी जो आइडियोलॉजी है जी। बीजेपी, ऑब्वियसली बीजेपी इज एन ऑफिशियल पार्टी ऑफ RSS, ये कोई डिनाई नहीं करता। मोहन भागवत कंट्रोल करता है प्रधानमंत्री को, और ये जो पूरा देश है ये दिल्ली से, पार्लियामेंट से नहीं हैंडल होता, ये नागपुर के रेशिम बाग से हैंडल होता है। मोहन भागवत इस देश को हैंडल करते हैं। ऑब्वियसली उनका जो टेक्स्ट है जी, ये RSS जो है, ये RSS ऑफिशियली बैन किया गया था पूरे लाइफ टाइम में। RSS के पूरे लाइफ टाइम में, अभी 2025 में RSS को 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इस 100 साल के टेन्यूर में RSS 3 बार ऑफिशियली इंडिया से बैन हुआ था जी। पहली बार जब बैन हुआ तब रीजन था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनने नहीं दे रहे, ये संविधान को बनने नहीं दे रहे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम किया करती थी, भारत का संविधान निर्माण किया करती थी, तब RSS वो ऑर्गेनाइजेशन है जब वो संविधान की बैठकों को तबाह करते थे, उसको डिस्ट्रॉय करते थे, उनको डिस्टर्ब करते थे और देश का संविधान न बने इसलिए वो आंदोलन करते थे। अब वही RSS, उनकी एक ऑफिशियल पार्टी अब देश में सत्ता में है और देश का संविधान चलाने की जिम्मेदारी अब बीजेपी के है, तब क्या RSS संविधान के ऊपर देश चलाएगा? नहीं, जो संविधान के खिलाफ है। RSS के लिए उनका खुद का संविधान है और वो है बंच ऑफ थॉट्स, और इस बंच ऑफ थॉट्स के अनुसार उन लोगों को इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ बीजेपी। वो बीजेपी का पूरा उद्देश्य इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री कभी भी आर्टिकल 1 का इस्तेमाल नहीं करते। इंडिया का आर्टिकल 1 कहता है दैट इंडिया, द नेम ऑफ द कंट्री विल बी इंडिया और भारत। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऑपोजिशन पार्टी, कोई भी हो, इस देश को इंडिया नहीं कहता, भारत नहीं कहता, भारत सरकार नहीं कहता, इस देश को हिंदुस्तान कहता है। और आज तो भारत सरकार भी अब रही नहीं, वो मोदी सरकार हो गई है, मोदी सरकार। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी या बीजेपी या RSS इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के ऊपर तुले हुए हैं। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र ये एक सच्चाई हुई, अगर एस्टैब्लिश हुआ, तो ये हर एक इंडियन को इसके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए। हिंदू राज ये इस देश के लिए घातक होगा, इस देश के लिए घातक होगा। और आज ये लोग उसी तरह से इंडिया को हिंदू राष्ट्र की तरफ लेके जा रहे हैं। बेरोजगारी का मामला है, इस देश में एजुकेशन का लेवल घट चुका है, गिर चुका है। इस देश में हेल्थ पॉलिसीज नहीं है। कोरोना में हमारी लाशें नदी में बह रही थी, ऑक्सीजन तक हमारे पास नहीं था। रेमडेसिविर नाम के इंजेक्शंस 30-30, 40-40 हजार रुपए देकर भी अवेलेबल नहीं हो रहे थे। हेल्थ पॉलिसीज पूरी तरह से जीरो हो चुकी है, एजुकेशन पॉलिसीज जीरो हो चुकी है, एम्प्लॉयमेंट लेवल जीरो हो चुका है, जीडीपी पे -23 पर आकर गिर चुका है। नेपाल जैसा एक छोटा सा देश हमारे सोल्जर्स को मार रहा है, वो इंडिया के टेरिटरी में आकर वो इंडिया का पार्ट अब नेपाल में लेके गया है। चाइना जैसा देश वो इंडिया के अंदर पुल बनाकर उन्होंने इंडिया पर इंडिया का पार्ट कब्जा कर लिया है।
ये सारे मामले होने के बावजूद बीजेपी सिर्फ हिजाब के मुद्दे पर और मुसलमानों के मस्जिद में मंदिर ढूंढने का काम कर रही है। देखिए, इतने सारे समस्याओं से भारत देश गुजरने के बाद बीजेपी का ध्यान मस्जिदों में छुपे हुए शिवलिंगों के ऊपर है। जी। ये है इनका विजन। तेलंगाना स्टेट में बंडी संजय बोल के एक बीजेपी एमपी है, वही है तेलंगाना स्टेट का प्रेसिडेंट बीजेपी। वो बोलता है मस्जिदों को तोड़ो, मस्जिदों को यहाँ से वहाँ पे मुस्लिम को यहाँ से हकाल दो। जी। तो वैसा बोलने में कुछ ये होता है क्या? देखिए, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शर्मा नुपुर शर्मा जब लाइव डिबेट में प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर साहब पर उन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी। टिप्पणी करने के बाद वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि वो वीडियो मुस्लिम कंट्रीज तक गया। मुस्लिम कंट्री में कतार नाम का एक छोटा सा देश है। हाँ। उस कतार ने और यूएई ने इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को, जो उनकी मीटिंग थी, मीटिंग में अपमानित करके उनको भारत भेज दिया। और उनके जो एम्बेसडर्स हैं, उनके यहां पर जो इंडियन एम्बेसीज बनी है, उनके एम्बेसीज में जो एम्बेसडर है उनकी जॉब हटाकर उनको इंडिया भेज दिया। आज इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन अरब देशों में नौकरी कर रही है। सोचिए, इस तरह के बयान अगर भारत के बाहर जाते हैं तो ये सारे फेलो इंडियंस जो हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, उनको वापस इंडिया आना पड़ेगा। इंडिया में आकर कोई जॉब नहीं है। आपको याद होगा अफगानिस्तान तालिबान, इनका जब ये वॉर हुआ, इनका जब ये तालिबान ने अफगानिस्तान पर ओवरटेक कर लिया, उन्होंने वो देश हथिया लिया, तब अफगानिस्तान में फंसे हुए सिख, मुसलमान, इंडियंस जो इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडिया ने कहा कि हम आपको लेने के लिए तैयार है, हम आपको बुलाते हैं, आपको स्वागत करते हैं, इंडिया में आओ। वहां के सिखों ने, अफगानिस्तान के सिखों ने, अफगानिस्तान के हिंदुओं ने, अफगानिस्तान के इंडियन मुस्लिम्स ने इंडिया आने के बजाय वो यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में चले गए। वो इंडिया में नहीं आए। उन्होंने रीजन क्या दिया? इंडिया में आकर हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमें रहने को जगह नहीं मिलेगी, इंडिया में दंगे होते हैं, इंडिया में जातिवाद है, इसलिए अफगानिस्तान में मरने के कगार पर रह रहा हिंदू भी इंडिया में आना पसंद नहीं कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? बीजेपी के इस तरह के बयानों के वजह से, आरएसएस के इस तरह के पॉलिसीज के वजह से हिंदू भी इंडिया में, भारत में आना नहीं चाहते। तो ये जो नाम आपने लिया बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट बंडी संजय, जो कुछ है, ये अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इस देश का नुकसान कर रहे हैं, इस देश को तबाह कर रहे हैं। आज हम लोग एक ग्लोबल कम्युनिटी है, इंडिया एक ग्लोबल कम्युनिटी है, अनेक देशों के ऊपर हमारा ट्रेड चलता है, फॉरेन पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी घटिया हो चुकी है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कि हमें नेपाल जैसा देश भी आंखें दिखाता है। नेपाल जैसा देश। दिस इज कंप्लीट फेलियर ऑफ नरेंद्र मोदी टेन्योर। They have failed in foreign policies, they have failed in economic policies, they have failed in education policies, they have failed in health policies. नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पिछले 70 सालों में जितने भी गवर्नमेंट इस देश को कॉन्स्टिट्यूशनली मिले हैं, सबसे घटिया और सबसे महंगा ये सरकार भारत को मिली है। जी, भारत को मिली है। इन्होंने पूरी तरह से इंडियन डेमोक्रेसी पर कब्जा कर लिया है। इंडियन डेमोक्रेसी पूरी तरह से नष्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एमिनेंट जजेस, 4 जजेस, मिस्टर जोसेफ, और ये तो नाम भी हम भूल गए, ये
कोर्ट के बाहर आकर उन्होंने पहली बार भारत के इतिहास में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है, इन्हें बचाओ। कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट सीनियर जजेस भारत को बचाने की दुहाई दे रहे हैं, और यही जिनमें गोगोई जी का नाम भी है, जोसेफ है, गोगोई है। और जिन लोगों ने ये कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है, उन्हीं लोगों के ऊपर फिर बलात्कार का उनका मैटर चलाया गया। फिर उसी व्यक्ति के मुंह से राम मंदिर का जजमेंट मिलता है, और फिर उसी आदमी को राज्यसभा मिलती है। तो जो क्रोनोलॉजी अमित शाह एक्सप्लेन करते हैं, ये भी घटनाएं भारत के लोगों को थोड़ी एक्सप्लेन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन करनी चाहिए कि मिस्टर गोगोई, जस्टिस मिस्टर गोगोई सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड में आकर कहता है कि इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है। फिर उसके बाद एक बलात्कार का चार्ज गोगोई पर लगता है, और फिर गोगोई राम मंदिर के फेवर में जजमेंट देते हैं, और फिर रिटायरमेंट के बाद उन्हीं गोगोई को राज्यसभा मिलती है। अमित शाह की क्रोनोलॉजी यहाँ पर भारत के लोगों को देखनी चाहिए। किस तरह से डरा धमका कर रखा है। वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं छोड़ रहे हैं, आपके लीडर्स को छोड़ेंगे नहीं। अखिलेश यादव चुप, मायावती चुप, लालू प्रसाद यादव जेल, नीतीश कुमार चुप। तो इस तरह से बहुजन लीडरशिप को इन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सीएम बने हैं, उनका जीएसटी का अमाउंट दिया नहीं अभी तक। जीएसटी एवरी ईयर मुंबई, जो इंडिया का इकोनॉमिकल कैपिटल है, सबसे ज्यादा जीएसटी का अमाउंट इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, मोदी सरकार को दे रहा है। बदले में उनको जीएसटी की अमाउंट महाराष्ट्र को नहीं मिल रही। वी द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, वी नो हाउ मिस्टर ठाकरे इज मैनेजिंग द स्टेट। सेंटर ने जहां जहां पर बीजेपी और बीजेपी फेवर की स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं है, वहां पर सेंटर पूरी तरह से उस स्टेट को तबाह कर रही है, तबाह कर रही है। आपका आंध्र में यहां पर बीजेपी स्टेट नहीं है, अब यहां पर दंगे हो रहे हैं जी। कर्नाटक में जहां पर बीजेपी स्टेट्स है, वहां हिजाब का मुद्दा देश का मुद्दा बन गया। तो देखिए, जहां जहां पर बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट उनकी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हाँ जी। वहां पर ज्ञान व्यापी मॉस्क का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो जो स्टेट्स बीजेपी को आने नहीं दे रही, जो स्टेट्स बीजेपी का गवर्नमेंट बनने नहीं दे रही, उन स्टेट्स में सेंटर यानी बीजेपी उन स्टेट्स को खत्म कर रही है, उन स्टेट्स की लीडरशिप को खत्म कर रही है, उस स्टेट्स के सीएम को परेशान कर रही है। ये काम है। बीजेपी आरएसएस को अगर रोकना है तो नॉन बीजेपी जितने भी गवर्नमेंट्स है, जितने भी पार्टीज है, उन सबको एक होकर 2024 में इन लोगों को रोकना होगा। अदरवाइज कोई भी स्टेट, ना तो आपके जगन मोहन रेड्डी रहेंगे, ना उद्धव ठाकरे रहेंगे, ना ममता बनर्जी रहेगी जी। इसलिए ये उनके लिए एक वार्निंग है कि अगर आप एक होकर नहीं लड़ोगे तो ये आरएसएस का हिंदू राष्ट्र का एजेंडा आने वाले 24 के बाद इस देश में लागू करेंगे, और ये देश फिर से एक बार गुलाम हो जाएगा। इस देश में अंग्रेज आए नहीं थे, अंग्रेज आए नहीं है। यहां हमारे ऊपर राज करने के लिए नहीं आए थे। कोई भी अंग्रेज यहां पर घोड़ों के ऊपर बैठकर, तोप लेकर, बंदूकें लेकर नहीं आए थे। यहां के उस समय के संस्थानिकों ने, ब्राह्मणों ने इन अंग्रेजों को ये देश थाली में परोस के दिया था कि ये हमारा देश है, ये लो और इसके ऊपर राज करो, इसके ऊपर राज करो। यहां के ब्राह्मणों ने इंडिया को, भारत को अंग्रेजों को सौंपा था। 200 साल तक उन्होंने हम पर राज किया, और कितना हमारे ऊपर अन्याय किया, अत्याचार किया। भगत सिंह से लेकर सभी लोगों तक, हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है, ये हमें पता है। एक बार हम अपनी इंडिपेंडेंस गंवा चुके हैं। हमारी जो अंदर की दुश्मनी है, अंदर हम लोग जो डिवाइडेड है, उस वजह से हम भारत को एक बार
अनेकों बार गवा चुके हैं। आज भी अगर हम इसी तरह से डिवाइडेड लड़ते रहे, फिर एक बार कैपिटलिज्म इस देश में एस्टैब्लिश होगा। ये फैसिस्ट गवर्नमेंट्स इस देश में, जितने भी फैसिस्ट ताकतें पूरे वर्ल्ड में है, वो इस देश पर काबिज हो जाएगी। चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, ये सभी लोग इस देश के ऊपर कब्जा कर लेंगे। हमें कोई लूटने के लिए, कोई हमारे ऊपर राज करने के लिए बंदूक लेकर, तोप लेकर, घोड़ों पे बैठकर भारत में नहीं आने वाला। यहाँ की ब्राह्मणिकल सिस्टम उनको थाली में परोसकर ये देश दे रही है कि आप आओ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, मेक इन इंडिया करो और यहाँ पर हमारे ऊपर राज करो। हमारी जमीनें सेल्स के माध्यम से फॉरेन कंट्रीज को दी गई है। LIC अब डिसइन्वेस्टमेंट हो गया है 71% फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ गया है। हमारा ऑर्डिनेंस, हमारे आर्म्स एंड ऑमिनेशंस अब इंडिया नहीं बनाती, वो फॉरेन कंट्री बनाती है। राफेल जैसे हमारे इक्विपमेंट्स, हमारे हवाई जहाज, फाइटर जेट्स, ये इंडिया नहीं बनाता, ये बाहर के देश बना रहे, उनकी कबाड़ हम लोग ले रहे हैं। हमारे पास एक सुई, एक पिन भी हम इंडिया नहीं बना रहे। हमारी चिप्स, हमारी कंप्यूटर्स, हमारे लैपटॉप्स, हमारे मोबाइल्स तक ये इंडिया में नहीं बन रहे। इतने डिपेंडेंट हम वर्ल्ड पे हो गए, वर्ल्ड के कैपिटलिज्म पे हो गए। इस देश का डेमोक्रेसी खत्म होके इस देश में कैपिटलिज्म शुरू हो जाएगा, जो RSS का और बीजेपी का एक एजेंडा है। इसलिए हम सभी लोगों को एक होकर इनसे लड़ना होगा। ये फैसिज्म, ये नाजीज की लोग है। RSS ये नाजिस्ट और फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं तो कहूंगा RSS एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। टेररिस्ट इसलिए कहूंगा क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के घर में बंदूक मिलती है तो इस देश का गवर्नमेंट, इस देश का मीडिया उसे टेररिस्ट करार देता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के पास AK-47 है, तलवार है, चॉपर है, बम है, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट नहीं है? तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी लेजिटिमेट नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स है, सभी लोगों को RSS के खिलाफ आंदोलन पुकारना चाहिए। सर, तो मेरा एक बात है, अभी RSS को और बीजेपी को अगले 2024 इलेक्शंस में नहीं आने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, 2024 में अगर बीजेपी को हम सबको रोकना है जी, तो हम लोगों को अलग अलग पार्टीज बनाकर लड़कर आपस में ही हमारे वोट्स को डिवाइड नहीं करना है। क्योंकि देखिए कैसा है, बीजेपी जो सत्ता में आई है, 35% वोट्स टोटल पॉपुलेशन के वो 2014 में और 2014 में 33% और 2019 में 35%। जी, इसका दूसरा अर्थ पता है आपको? इसका दूसरा अर्थ है कि 65% पॉपुलेशन इज अगेंस्ट बीजेपी। लेकिन ये 65% के लोग आपस में लड़ रहे हैं। दे आर फाइटिंग अगेंस्ट देमसेल्फ, दे आर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अगेंस्ट देमसेल्फ। मायावती, अखिलेश, अब यूपी में जो योगी सरकार, बीजेपी को फिर से मैंडेट मिला, ये गलती है मायावती और अखिलेश की। ये दोनों अलग अलग लड़े, फ्रैक्शंस में लड़े और अलग अलग लड़के इन्होंने स्लीपिंग विक्ट्री एकदम माइनर वोट्स पे इन्होंने योगी को दे दी आपस में लड़कर। अब हमें पार्टी से ऊपर, लीडर्स से ऊपर देश को देखना है, डेमोक्रेसी को देखना है। देश रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगा, तब तो आपकी लीडरशिप रहेगी, तब तो आपकी पार्टी रहेगी। आप नेशनल प्रेसिडेंट हो, आपकी पार्टी ही नहीं रहेगी तो आप किस चीज के नेशनल प्रेसिडेंट बने रहोगे? अगर आपको नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी पार्टी का बनना है तो पार्टी डेमोक्रेसी अगर होगी तो पार्टी बनेगी, पार्टी रहेगी। आप लोगों के ऊपर ईडी है, सीबीआई है, आप लोग हाईजैक हो चुके हो, हम सबको पता है।
आप लोग बीजेपी आरएसएस के दबाव में काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप सही मायने में फ्री होकर 2024 की लड़ाई लड़ते हो, ईडी सीबीआई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जब देश के लोग आपके पीछे होंगे, ईडी सीबीआई आपका कुछ नहीं करेगी। बीजेपी और आरएसएस के धमकावे में, डराने से कि इसमें हमको नहीं आना है। हमारे सारे नेताओं को डरा रखा है, डरा रखा है। अगर बीजेपी के अगेंस्ट बोलोगे तो सीबीआई, ईडी, जेल, लालू प्रसाद के जैसे। मैं तो कहता हूं कि मायावती बनकर महल में बैठने से अच्छा है लालू प्रसाद बनकर जेल में बैठना। वरना क्या काम है मायावती का? मायावती एक भूसा भरा हुआ एक गुड़िया है, कोई काम नहीं है मायावती का। वो ना आरएसएस के एजेंडे के ऊपर बात करती है, ना ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम देने पर आरएसएस ने प्रोटेस्ट किया, उस पर मायावती का कोई स्टेटमेंट नहीं। ईवीएम के ऊपर मायावती का कोई स्टेटमेंट नहीं। ज्ञानवापी के मुद्दे पर मायावती का कोई स्टेटमेंट नहीं। क्या हम बहुजनों का नेता, शेड्यूल कास्ट का नेता, हम मायावती को माने? अगर सही में आप हमारी नेता है, सारे डरों को हमारे लिए घर में महल में बैठने वाली मायावती से बढ़कर जेल में बैठने वाली मायावती हमको सबसे ज्यादा प्रिय होगी। हम आपके लिए हमारी लाशें बिछा देंगे, लेकिन आप बात करो महलों से, घरों से, हेडक्वार्टर से बाहर निकलो, बॉडीगार्ड के चंगुल से, बीजेपी के चंगुल से बाहर निकलो और देश के लोगों की बातें रखो। हम आपके पीछे खड़े हैं, डट कर खड़े हैं। अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, ये उद्धव ठाकरे हो, जितने भी बहुजन हैं, उनकी पार्टियां कुछ भी होने दो, मुझे उनके पार्टी से कोई लेना देना नहीं। इवन ममता बनर्जी, इवन इफ शी इज अ ब्राह्मण, बट शी इज फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी, वी आर विथ हर। वो ब्राह्मण होने के बाद भी हम उसके साथ है, तब तक जब तक वो लोकतंत्र के लिए लड़ रही है, वो फैसिस्ट ताकतों के अगेंस्ट लड़ रही है, तो हम उनके साथ है। और मैं तो कहता हूं, ब्राह्मण, कोई भी स्त्री इस देश में ब्राह्मण हो ही नहीं सकती। कोई भी स्त्री इस देश में ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, और इसमें कोई भी स्त्री नहीं आती। ब्राह्मण वर्ण में कोई स्त्री नहीं आती। स्त्रियां ये 5th वर्ण है। चाहे वो ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय की हो, शूद्र की हो या वैश्य की हो, सारे स्त्रियों को अधिकार इनकार कर दिया था, इनको अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए इस देश में कोई भी स्त्री ब्राह्मण नहीं है, वो सिर्फ स्त्री है। और इसलिए ममता बनर्जी जैसी स्त्री अगर इस देश में नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से, आरएसएस से लड़ती है, तो हमको उसका साथ देना चाहिए। अभी साउथ स्टेट्स में बीजेपी का इफेक्ट नहीं गिरा, तो उसको कंटिन्यूटी करने के लिए क्या करना है? ये जो भी सीएम से, नहीं तो लीडर्स है, कोई भी उन, उनको क्या बोल सकते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल, बीजेपी जो है ना, ये कोई नेशनल पार्टी नहीं है जी। ये सिर्फ नॉर्थ के कुछ स्टेट्स में ही इनकी सरकारें हैं। इवन आप अभी साउथ में जो कर्नाटक है, इवन कर्नाटक में भी इन्होंने जो षड्यंत्र किया, उस वजह से इनको यानी खरीदी हुई, कर्नाटक में भी इन्होंने खरीद किया हुआ गवर्नमेंट। साउथ के जो स्टेट्स हैं, इन पर द्रविडियंस का ज्यादा प्रभाव है। ये द्रविडियंस दे फॉट अगेंस्ट ब्राह्मणिकल सिस्टम। तो आंध्रा और तेलंगाना, जैसे जगन मोहन रेड्डी है, चंद्रशेखर, क्या नाम है उनका? केसीआर, चंद्रशेखर राव, इन लोगों को तमिलनाडु के सीएम से, केरल के सीएम से, इन लोगों को सीखना चाहिए। ये लोग अब थोड़ा थोड़ा बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी, के चंद्रशेखर राव, ये लोग बीजेपी और आरएसएस के प्रभाव में जा रहे हैं। उनको ये लगता है कि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो हमें इनके अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को यह समझ लेना चाहिए कि बीजेपी इज नॉट अ नेशनल पार्टी। दे आर ओनली लिमिटेड टू सर्टेन स्टेट्स इन द नॉर्थ। महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं है, आपके तेलंगाना में नहीं है, आंध्र में नहीं है,
चेन्नई में, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, वो बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नरेंद्र मोदी ये राष्ट्रीय नेता है, अंतरराष्ट्रीय नेता है। नहीं, जिस तरह से एमके स्टालिन ने उनका स्टेट केरल में उनके सीएम ने आरएसएस को और बीजेपी को एंट्री करने से रोका है, उस तरह से तेलंगाना और आंध्र के सीएम को करना चाहिए। देखिए, एमके स्टालिन ने बाबा साहब अंबेडकर जी के एक बहुत बड़े काम को उन्होंने पूरा किया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा कि मंदिर जो है, टेंपल जो है, इसका भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और इसमें भी रिजर्वेशन पॉलिसी होनी चाहिए और इसमें एम्प्लॉयमेंट जिस तरह से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में होता है, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर में होता है, उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट मंदिरों में भी होना चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर जी की इस बात को मानते हुए एमके स्टालिन इन्होंने मंदिरों का राष्ट्रीयकरण किया और मंदिरों का पैसा जो ब्राह्मण लेके जाता था घर पे, उसके ऊपर रोक लगाई और उस पैसों से स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये पब्लिक यूटिलिटीज के लिए वो उन पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके आंध्र में, आपके तेलंगाना में मंदिर ये एक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ब्राह्मणों की। यहाँ के लोग, यहाँ के जो फॉलोअर्स है, भगवान के भक्त है, वो अपना पैसा इन मंदिरों में देते हैं। जब देश को जरूरत होती है तो ब्राह्मण का मंदिर एक भी रुपया देश के बचाव के लिए नहीं देता। इस स्टेट के सीएम्स ने इन मंदिरों का राष्ट्रीयकरण करके एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स भी इसमें चलानी चाहिए। हमारे सामने उदाहरण है और इसलिए मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि आरएसएस के प्रभाव में इन दोनों चीफ मिनिस्टर्स को नहीं आना चाहिए। साउथ ने हमेशा ही द्रविडियंस के माध्यम से पेरियार इनकी आइडियोलॉजी यहाँ पर है, तो वो फॉलो करते हुए इन स्टेट्स को उस तरह से चलाना चाहिए। बीजेपी और आरएसएस को यहाँ पर फैलने से रोकना चाहिए। यही सजेशंस मैं यहाँ के सीएम्स को और साउथ के स्टेट्स को देना चाहूँगा। Thank you for giving this opportunity us. Thank you, sir. थैंक यू।